सभी प्रतियोगी छात्रों का हमारे YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, हम चर्चा कर रहे थे समासों पर। बहुत ही सुंदर टॉपिक चल रहा था और समासों पर हम चर्चा करते हुए हमने 4 समासों को क्लियर कर दिया था। अव्ययी भाव और तत्पुरुष के बाद हमने चर्चा की थी न तत्पुरुष और लुप्त तत्पुरुष। मुख्य रूप से हम 4 समास ही बताए हैं, लेकिन जब इनकी संख्या 6 हो जाती है हमने उस पर चर्चा की है। आज हम चर्चा करने वाले हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास क्या होता है उस पर आप देखिए, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, अर्थात द्वंद्व समास में पदों की प्रधानता के आधार पर कहा जाए कि समास कितने प्रकार के हैं। तो समास 4 प्रकार के मैंने बताए थे। तो पहला पद था अव्ययी भाव, पहला समास था अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता था और दूसरा समास था तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में दूसरा पद, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों समास के दोनों पहलू हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों की प्रधानता होती है उसमें द्वंद्व समास में। और अंतिम समास है बहुब्रीहि। उस बहुब्रीहि में हम देखते हैं तो उसमें दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। तो यही हम चर्चा करने वाले हैं कि द्वंद्व समास कहाँ पर होगा, किस परिस्थिति में होगा। तो देखिए, द्वंद्व समास निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। द्वंद्व समास, पहले तो आप इसे पढ़ें, द्वंद्व समास की परिभाषा। द्वंद्व समास, जैसे अगर हम इसे संख्या में नाम दें तो ये तीसरा है और द्वंद्व समास। इसमें लिखेंगे जिस समास के दोनों पद बराबर होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पर बराबर होते हैं। बराबर का मतलब मेरा यहां पर प्रधान भी कह सकते हो, दोनों पद बराबर हो या दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है, अर्थात दोनों पदों की प्रधानता पाई जाती है। यह निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। देखें, नंबर 1, विलोम शब्द होने पर। इसकी पहचान क्या है? विलोम शब्द होने पर, विलोम शब्द होने पर इस समास के बीच में दूसरी पहचान इसकी यह है, इस समास में
बीच में इस समास में बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। और कहाँ होता है? जहां पर दो पदों के बीच में किसी प्रकार का संबंध बताया जाए। चौथा, जहां प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा दो पदों के बीच में दिखाई जाए। और पांचवा है आपका, जहां पर दो शब्दों के बीच आवृत या अर्ध आवृत हो, आवृत दिखाई जाए। ये आपकी 5 कंडीशन बनती हैं। इन 5 कंडीशनों में आप द्वंद्व समास को पढ़ने वाले हैं कि द्वंद्व समास में क्या है। आप देखेंगे विलोम शब्द होगा। द्वंद्व समास में विलोम शब्द होगा। जैसे एक एक उदाहरण बताता हूं। विलोम शब्द होने पर जैसे दिन और रात, यहां पर आप देखोगे दिन का विलोम रात होता है और इसमें बीच में योजक चिन्ह अवश्य होगा, दिन रात। तो ये क्या है? विलोम शब्द होने पर इस समास में बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ये मुख्य बात है कि योजक चिन्ह दोनों पदों के बीच में अवश्य आएगा। अच्छा, जहां पर दो पदों के बीच किसी प्रकार का संबंध बताइए। अब बात आती है संबंध की। संबंध की बात करें तो मैं कहूं पिता पुत्र। पिता और पुत्र में संबंध होता है। पति पत्नी, गुरु शिष्य, बहुत से हैं। अर्थात जहां पर दो पदों के बीच में, दो शब्दों के बीच में किसी प्रकार का संबंध दिखाई दे और बीच में योजक चिन्ह हो, तो वहां पर भी क्या होता है? वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब जहां प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा दो पदों के बीच में दिखाई जाए। अब प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा से मतलब यह है जहां पर मामला टक्कर का हो। तो प्रतियोगिता देखो बराबर वालों में दिखाई जाएगी। जैसे यहां पर लिख सकते हो कर्ण अर्जुन
कर्ण अर्जुन, भीम दुर्योधन, बीजेपी कांग्रेस। अर्थात ऐसा लगे कि जहां पर दो पद आ रहे हैं और वहां पर प्रतियोगिता का मामला है या प्रतिस्पर्धा का मामला है। राम रावण, राम रावण, यहां पर प्रतियोगिता का मामला है, प्रतिस्पर्धा का मामला है, प्रद्वंद्विता का मामला है। कृष्ण कंस, तो यहां पर भी क्या होगा, द्वंद्व होगा। जहां पर दो शब्दों के बीच में आवृत्ति अर्धावृत्ति हो। आवृत्ति अर्धावृत्ति से मतलब क्या है, जैसे आवृत्ति हो रही है दो शब्द के बीच में, किसी शब्द को दोहराया जा रहा है, उसे कहते हैं आवृत्ति। अर्धावृत्ति उस शब्द का आदि आवृत्ति हो, जैसे चाय वाय, रोटी बोटी, तो ये क्या है, जहां पर अर्ध आवृत्ति हो। यहां पर य की आवृत्ति हो रही है, लेकिन पहले इसमें पहले अक्षर की आवृत्ति नहीं, दूसरे अक्षर की आवृत्ति हो रही है, तो आदि आवृत्ति हो रही है। जहां पर आवृत्ति हो या अर्ध आवृत्ति हो, वहां पर भी द्वंद्व समास होता है। यह है आपका द्वंद्व समासों का प्रकरण। इन अवस्थाओं में द्वंद्व समास पाया जाता है। अब द्वंद्व समास पर हम और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, द्वंद्व समास अपने आप में ये कंडीशन बनेगी द्वंद्व समास में, जो पांचों कंडीशन मैंने बताई हैं। या तो प्रतियोगिता होगी, या प्रतिस्पर्धा होगी, या प्रद्वंद्विता होगी, या किसी प्रकार का दो शब्दों के बीच में संबंध दिखाया जाएगा, अर्थात दो शब्द या एक दूसरे के विलोम होंगे, कुछ न कुछ इन पांचों में से, और बीच में योजक चिन्ह आना ही आना है। बीच में योजक चिन्ह अवश्य आएगा, तो वहां पर द्वंद्व समास हुआ। अब द्वंद्व समास होता है तीन प्रकार का। देखो, द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है। अब इसमें जब विग्रह करते हैं तो विग्रह में कहीं पर और लगता है, कहीं पर एवं लगता है, कहीं पर या लगता है, कहीं पर अथवा लगता है। इस बात का ध्यान रखना है कि कौन कहां पर लगने वाला है। विग्रह करने पर, विग्रह करने पर किस प्रकार से इसका व्यवहार होता है। देखिए, इस समास में ये तीन प्रकार का होता है। देखें, नंबर एक है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा है विकल्पिक द्वंद्व, विकल्प, विकल्प द्वंद्व। और तीसरा है आपका समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। अब देखें, समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, विकल्पिक द्वंद्व क्या होता है, और समाहार द्वंद्व क्या होता है, इसको आप देखिए गौर से। इतरेतर में क्या है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में क्या है, और एवं अथवा व के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। ये तीन प्रकार का होता है। पहला है इतरेतर द्वंद्व। द्वंद्व समास की परिभाषा बता दी। इसमें द्वंद्व समास में क्या है, विग्रह करने पर
करने पर, विग्रह करने पर और एवं तथा तथा और एवं तथा व के द्वारा दोनों पदों को जोड़ा जाता है। यानी विग्रह करने पर, द्वंद्व समास में विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में या तो और आएगा, या एवं आएगा, या तथा आएगा, या वह आएगा। वह के द्वारा दोनों पदों को जोड़ दिया जाता है। जैसे दिन रात, तो दिन और रात, वह दिन रात मेहनत कर रहा है, तो इसका अर्थ है वह दिन में भी मेहनत कर रहा है और रात में भी मेहनत कर रहा है, दिन और रात। तो इतरेतर द्वंद्व को पढ़ेंगे। इतरेतर द्वंद्व में क्या है, इसमें दोनों पदों का बराबर महत्व होता है, अर्थात दोनों का अर्थ ठीक ठीक बैठता है। इतरेतर द्वंद्व में और का प्रयोग करते हैं विग्रह करते समय। इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद का महत्व होता है और इसमें विग्रह करने पर, इतरेतर द्वंद्व में विग्रह करने पर बीच में योजक चिन्ह के स्थान पर, योजक चिन्ह के स्थान पर और लगा देते हैं। इतरेतर में क्या है, इतरेतर में विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर और लगा देते हैं। जैसे अन्न जल, अब अन्न जल है तो इसमें क्या है, दोनों पदों की इसमें प्रधानता है, इसका अर्थ ठीक ठीक बैठेगा। जैसे गांधी जी ने आमरण अनशन पर अन्न जल छोड़ दिया, तो उसने अन्न भी छोड़ दिया उन्होंने और जल भी छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है, इसका विग्रह करेंगे तो अन्न और जल, अन्न या जल नहीं कर सकते, अन्न एवं लगा सकते, अन्न और जल, जल को छोड़ दिया, तो यानी यहां पर और का प्रयोग होगा, अन्न जल। ठीक है, यहां और जैसे दाल भात, दाल यहां पे बीच में अन्न, योजक चिन्ह लगा हुआ, अन्न जल। ठीक, अब जैसे दाल भात, दाल भात में ये है दाल और भात, दाल और भात। अगला है हरे हर, हरे हर, तो ये हरे और हर, हर कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं शंकर को, हर और हर। और जैसे 34, जैसे 31 कह सकते हो, 31, एक और 30। भाई 31 का निर्माण हुआ है तो
1 और 30 दोनों के मिलाने से हुआ है, तो दोनों पद बराबर है। ऐसे 34 4 और 30। अन्य उदाहरण बन जाएंगे जैसे 26 6 और 20, देश विदेश देश और विदेश। अर्थात इतरेतर द्वंद्व वहां होता है जहां पर दोनों पदों का बराबर महत्व होता है और दोनों का ठीक अर्थ बैठता है। इसमें योजक चिन्ह के स्थान पर विग्रह करते समय और शब्द को लगा देते हैं, और के द्वारा दोनों पदों को जोड़ दिया जाता है। इसे कहते हैं इतरेतर द्वंद्व। अब हम बात कर लेते हैं विकल्प द्वंद्व की। विकल्प द्वंद्व क्या है? ये सब इतरेतर द्वंद्व में आएगा, ठीक है। अब विकल्प द्वंद्व देखिए। विकल्प द्वंद्व में विकल्प का मतलब यह है एक को चुनना होता है, या तो ये होगा या फिर वो होगा। यानी विकल्प का मतलब ही है कि या तो हाँ और या फिर ना, वहां पर विकल्प द्वंद्व होगा। हाँ ना में से एक को चुनना पड़ेगा आपको। और इतरेतर में दोनों को चुन लिया, हाँ भी हो गई और ना भी हो गई इतरेतर में। लेकिन विकल्प में एक को चुनना होगा। इसमें दोनों शब्दों में विकल्प द्वंद्व में लिखेंगे आप, जैसे विकल्प में इसमें दोनों शब्दों में किसी एक का अर्थ ठीक बैठता है। इसमें दोनों पदों में से किसी एक का अर्थ ठीक बैठता है। ठीक बैठने का मतलब ये है, इसमें दोनों पदों में से किसी एक का अर्थ ठीक प्रकार से बैठता है, ठीक बैठता है। तो जैसे मान लो घट बढ़ शब्द है, घट और एक बढ़, व्यापार में घट बढ़। तो व्यापार यानी आपका बिजनेस चल रहा है, व्यापार में या तो घाटा पड़ रहा है। अगर आप कहेंगे व्यापार में घाटा पड़ गया, तो ये नहीं कह सकते व्यापार में बढ़ोतरी हो गई। या आप कहेंगे व्यापार में बढ़ोतरी हो गई, तो ये नहीं कह सकते घाटा पड़ गया। ऐसे नहीं बोलेंगे व्यापार में बढ़ोतरी हो गई और घाटा हो गया, ऐसे कैसे? या तो बढ़ोतरी होगी या घाटा होगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर विकल्प है, विकल्प में चुना जाएगा विकल्प को। जैसे ये है हानि लाभ। अब आप देख रहे हैं कि बीच में योजक चिन्ह तो आ ही रहा है, तो इसमें क्या है, विकल्प में एक को चुनना होगा। तो विग्रह करेंगे हानि या लाभ। हानि या लाभ में से एक को चुनाव होगा। अगला है जैसे घट या बढ़। घट या बढ़ यानी किसी चीज का घटाव या किसी चीज में बढ़ोतरी। जैसे जीवन मरण, तो विग्रह होगा जीवन या मरण। या तो जिएगा या मरेगा, जीवन मरण। हाँ या ना, जैसे हाँ ना, दो शब्द है हाँ ना, तो इसमें हाँ या ना। जैसे किसी से पूछा जाए कि बताओ भाई, या तो आप इस कार्य में हाँ कहो या ना कहो, तो उसमें से एक कहेगा, या तो हाँ को चुनेगा या ना को चुनेगा। तो इसमें जैसे इन शब्दों में विकल्प द्वंद्व में बीच में योजक चिन्ह के स्थान पर
या आता है, या तो ये और या फिर ये, या तो हाँ और या फिर ना, विकल्प द्वंद्व या आएगा, या तो ये या फिर वो। और इतरेतर में बीच में और आएगा, और के स्थान पर एवं भी आ सकता है। जैसे वह माता पिता की सेवा कर रहा है तो वह माता एवं पिता की सेवा कर रहा है, माता और पिता की सेवा कर रहा है, माता तथा पिता की सेवा कर रहा है। तो यहां पर और वाले में और एवं तथा ये आ सकते हैं, पर यहां पर विकल्प वाले में या आएगा, बीच में या आएगा। तो ये है आपका विकल्प द्वंद्व। अब बात करते हैं हम, तीसरा है समाहार द्वंद्व, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए समाहार द्वंद्व क्या होता है। समाहार द्वंद्व में आप देखोगे मेरे विद्वान साथियों, आप सभी विद्वान हैं, आपको गौर से देखना है और इन सभी पहलुओं को आपको पढ़ना है। समाहार का मतलब होता है या तो यहां पर समाहार में समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता, यानी इसमें समूह का बोध होगा, तो इसमें न तो और लगेगा, न एवं लगेगा, न तथा लगेगा, न वह लगेगा। जब दो की बात की जा रही थी और जोड़ा जा रहा था तो हम और लगा सकते हैं, एवं लगा सकते हैं, तथा लगा सकते हैं। लेकिन जब बात दो से अधिक की है, हाँ, तो जब दो की बात हो रही थी, इतरेतर दोनों पदों की प्रधानता थी, विकल्प में जब एक को चुनाव था तो बीच में या लगाना, या तो ये या फिर ये। अब बात आती है समाहार। समाहार कहते हैं समूह को। समाहार द्वंद्व में मतलब इसमें समूह का बोध होता है, समाहार द्वंद्व में समूह का बोध होगा। यहां पर एक से अधिक चीजें होगी और एक से अधिक चीजों को दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आदि या इत्यादि, आदि या इत्यादि का प्रयोग करना पड़ेगा, आदि या इत्यादि। समाहार का अर्थ है समूह। अधिक संख्या में जब पदों को ये दिखाना है हमें, संख्या में दोनों शब्द होते हैं और उन समूह का बोध कराते हैं, या दो शब्दों से अधिक का बोध कराने वाले, तो वहां पर क्या होता है, समाहार द्वंद्व होता है। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व की बात हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि समाहार द्वंद्व की। समाहार द्वंद्व में समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है। इसमें समूह में यही है, दो से अधिक संख्या होती है तो वहां पर समूह बन जाता है। जब दो से अधिक संख्या हो जाए तो वहां पर समूह का बोध होता है। तो इस समाहार द्वंद्व में क्या होता है, समूह का बोध होता है और विग्रह करते समय आदि या इत्यादि का प्रयोग होता है। इस बात का ध्यान रखना है। इतरेतर में और का प्रयोग होगा, एवं का प्रयोग हो सकता है, तथा का प्रयोग हो सकता है और व का प्रयोग हो सकता है। विकल्प में या का प्रयोग होगा, यहां पर या का ही प्रयोग होगा। और समाहार द्वंद्व में
या तो आदि लगाएंगे या इत्यादि लगाएंगे। और इतरेतर में और, एवं, तथा और वह। जैसे वह माता पिता की सेवा कर रहा है, वह माता और पिता की सेवा कर रहा है, वह माता एवं पिता की सेवा कर रहा है, वह माता तथा पिता की सेवा कर रहा है, कुछ भी कर सकते हैं। विकल्प में या तो ये या फिर ये। मुझे इस व्यापार में घाटा हुआ या फायदा हुआ। जब आप बिजनेस करोगे तो या तो घाटा होगा या घाटा होगा या फायदा होगा, तो या का भाव आएगा बीच में या। और समाहार में आपको आदि या इत्यादि का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाता है, जैसे हम किसी कार्य को करते हैं तो हमसे जो सीनियर कहिए हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं, हाथ पांव बचा के काम करो। जैसे हाथ पांव है तो इसका विग्रह करेंगे हाथ कोमा पांव आदि। अब आदि मैंने क्यों लगा दिया, आदि मैंने इसलिए कहा है, जैसे कहा जाए किसी ने कहा हाथ पांव बचा के काम करो, तो क्या उसने यही, इसका अर्थ यही है कि केवल हाथ को बचाना और पांव को बचाना, शरीर के अन्य अंगों को कटवा देना? ऐसा तो नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि जब कार्य करता है व्यक्ति तो उसमें अधिकांशतः शरीर के हाथ और पैरों का ही प्रयोग होता है, अधिकांशतः। तो इसका मतलब ये है कि हाथ पांव बचा के काम करो, तो इसका मतलब है शरीर के अन्य अंगों को बचाकर भी काम करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल हाथ और पांव को बचाना है, बाकी अंगों पर कोई ध्यान नहीं देना है। अर्थात किस किस अंग का नाम लिया जाए, सभी को कैसे बोला जाए, केवल दो बात कह दी, हाथ पांव बचा के काम करो, तो इसका मतलब ये है हाथ कोमा पांव आदि शरीर के जो अंग हैं उन सभी की सुरक्षा आपको करनी है, उनको बचा के काम करना है। अच्छा, जैसे कहते हैं गृहस्थ में नॉन तेल का भाव, नॉन तेल का भाव पता लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है, गृहस्थ में नॉन तेल का भाव पता लग जाता है। जब गृहस्थी बसाओगे तो उसमें केवल इसमें दो चीज आई, नॉन और तेल। क्या गृहस्थी बसाने पर नॉन और तेल का ही भाव पता चलेगा, बाकी की सारी वस्तुओं का भाव का पता नहीं चलेगा? तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल नॉन और तेल का भाव पता चल जाए। नॉन तेल आटा दाल जो इससे गृहस्थी का सामान संबंधी है उस सब का पता लग जाएगा। जब आप गृहस्थी बसाओगे तो पता चलेगा आपको, नॉन तेल का भाव पता लग जाएगा। तो नॉन तेल के भाव से मतलब ये नहीं है केवल नॉन तेल, इसका मतलब है खाने पीने की सभी वस्तुओं के बारे में पता लग जाएगा। तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे, नॉन तेल का विग्रह करेंगे तो ये होगा नॉन कोमा तेल आदि, या इत्यादि लगा सकते हैं। आदि या इत्यादि में से एक को अवश्य लगाना पड़ेगा। ठीक, अन्य उदाहरण लेते हैं। तो इस समाहार द्वंद्व में आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहां पर समूह का बोध होगा और एक से अधिक के बारे में बताया जाएगा, और आदि या इत्यादि लगाकर समाहार द्वंद्व का विग्रह करना है। जैसे
मक्खी, मच्छर। अब मक्खी मच्छर बीच में आपको मक्खी और मच्छर, जैसे कहा जाए भाई इस काम को सफाई से काम करो और मक्खी मच्छरों का ध्यान रखना, तो इसका मतलब उसने ये नहीं कहा है केवल मक्खी और मच्छरों का ध्यान रखें और बाकी के झींगुर वगैरह इसमें प्रवेश कर जाए, ऐसी बात नहीं कही है। तो यहां पर होगा सॉरी, मक्खी, विग्रह होगा इसका मक्खी कोमा मच्छर आदि, मक्खी मच्छर आदि। जैसे शब्द है चाय वाय, आप किसी रिश्तेदारी में गए और वहां पर कहा आप चाय वाय पी के जाना, तो इसका मतलब ये है चाय, चाय के साथ में केवल बाय कहा है उसने, तो इसका मतलब क्या है चाय के साथ में जैसे खाने पीने में नमकीन ले आया, बिस्कुट ले आया और वगैरह वगैरह बाकी की चीजें हैं, तो चाय आदि, चाय आदि, इसका विग्रह हुआ चाय आदि। जैसे अड़ोसी पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी, किसी ने कहा भाई तुम्हें अपने अड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए, केवल अपनी बातें अपना ही देखते रहते हो, तो इसका मतलब है अड़ोसी पड़ोसी का जैसे पड़ोस में जो भी हैं आपकी, अपने साथ साथ पड़ोसी आदि, आदि सभी का ध्यान रखना, अपने साथ साथ पड़ोसी अन्य पड़ोस के रहने वाले उन सभी का ध्यान रखना, ठीक है। ये है अगला, जैसे कहें छल कपट, छल कपट, तो इसमें जैसे मुझे छल कपट से घृणा है, तो छल कपट से केवल छल और कपट से नहीं, छल कपट से संबंधित जितनी भी बातें हैं, धोखा देना, झूठ बोलना, ये सब की बातें हो रही हैं, तो ये होगा छल कोमा कपट आदि। जैसे कहा जाए पांच छह, पांच छह, पांच छह, जैसे कोई जाता है, मान लो शादी के बाद दुल्हन को लेवाने के लिए जाते हैं, तो आपसे कहा गया कि पांच छह लोग आ जाना, तो पांच छह का मतलब ये पांच या छह नहीं है, पांच छह का मतलब है पांच, यहां हाँ पांच या छह, पांच छह का मतलब तो ये है पांच या छह। लेकिन अगर कहा जाए जैसे पांच, पांच दस, पांच दस, कि पांच दस लोग आ जाना, तो पांच दस का मतलब है पांच से दस तक, पांच से दस तक, ठीक है। अगर जैसे कहा जाए तीन चार, तीन चार लोग आना, तो या तो तीन या चार, तीन या चार विग्रह होगा। लेकिन कहा जाए जैसे 10-15 लोग, तो 10 जैसे 10-15, तो ये होगा 10 से 15 तक, यानी 11 भी जा सकते हैं, 12 भी जा सकते हैं, 13 भी जा सकते हैं, 10 से 15 के बीच में चले।
ठीक, तो ये देखना है आपको। जब लगातार संख्या आती है जैसे 10 11, तो 10 या 11, 3 4 3 या 4, 5 7 5 से 7 तक। जब लगातार संख्या आती है तो वहां पर बीच में योजक चिन्ह के स्थान पर या आएगा, और जब संख्याएं दूरी बना के आती हैं, 5 के बाद 10 आ रही है, 5 के बाद 7 आ रही है, तो विग्रह करने पर 5 से यानी से का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मित्रों ये हमारा समाहार द्वंद्व था। समाहार द्वंद्व को मैंने इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने ये समास पर चर्चा की है आपको ये समझ में अवश्य आया होगा, और इसे बारीकी से अध्ययन करना है, पढ़ना है। और मैं आपसे यही कहूँगा, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, और आपको कुछ कमेंट्स पूछना हो तो कुछ कमेंट्स भी किया करें। थैंक्स मित्रों।